गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम करने वाले हैं 10 दिसंबर 2023 के इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर के एनालिसिस। और जो पहला आर्टिकल है वो बात कर रहा है नेवी प्लेन्स टू गेट अंडर सी चैरियोट्स मेड इन इंडिया। सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारे लिए पेपर में कहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बिल्कुल जीएस पेपर 3 के अंदर सिक्योरिटी का जो आपका टॉपिक होता है वहाँ पे इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। क्या बात कही जा रही है यहाँ पे? बोला गया है कि जो मरीन है हमारी, यानी कि मरीन के जो कमांडो होते हैं जिनको आपका मार्कोस भी बोला जाता है, उनके लिए यहाँ पर इंडिजीनियस सबमरीन कुछ बनाई जाएंगी जिनका इस्तेमाल होगा, उनको स्पेशल ऑपरेशंस के अंदर इस्तेमाल किया जाएगा। और क्या होगा वो इस तरीके से इंडिजीनियसली बिल्ट होंगी जो इंडिया में ही बनाई जाएंगी। स्विमर डिलीवरी व्हीकल्स उनको बोला जाएगा, स्विमर्स डिलीवरी व्हीकल्स SDV। और ये क्या करेंगी, इसमें ज़्यादातर जो कमांडो होंगे ना वो बड़े बड़े सिलेंडर्स को यहाँ पे डिलीवर कर पाएंगे। तो इसी तरीके से इन्हें इसी तरीके से बनाया जा रहा है। एटलीस्ट इसके अंदर कम से कम 6 क्रू के जो मेंबर्स हैं वो बैठ सकेंगे एक साथ में और डिलीवर कर पाएंगे चीज़ों को। और ये लिथियम की बैटरीज के साथ यहाँ पर चार्ज होगी। तो लिथियम हमें पता है, लिथियम आयन जो है वो एक ऐसा अर्थ मटेरियल है या मेटल है जो आपके एलिमेंट होने के साथ साथ बैटरीज में इस्तेमाल किया जाता है ग्रेफाइट के साथ, राइट। सो इट्स अ लिथियम बेस्ड आपकी वो होगी। चलिए, इतना जानना हमारे लिए इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है इंडियाज करंट स्पेंड ऑन अडेप्टेशन ऑफ क्लाइमेट चेंज 5.6% ऑफ द GDP। क्या बोल रहे हैं? ये आर्टिकल लिखा गया अमिताभ सिन्हा द्वारा और ये बता रहे हैं कि कैसे 2019 के अंदर जो इंडिया का एमिशन था वो लगभग 3.313 बिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का हुआ था। देखिए, हम इसको पहले भी बहुत बार पढ़ चुके हैं कि कैसे इंडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट कार्बन एमिशंस के अंदर आता है। कैसे आता है लार्जेस्ट? क्योंकि सबसे पहले नंबर पे है USA, सेकेंड नंबर पे है आपका चाइना जो अभी भी सबसे ज़्यादा कार्बन एमिशन करते हैं, कार्बन एनवायरनमेंट के अंदर छोड़ते हैं। और इसी हिसाब से थर्ड नंबर पे देखा जाए तो इंडिया की रैंक यहाँ पे थर्ड नंबर पे आती है। और उसी को टैकल करने के लिए इंडिया बात कर रहा है। हालांकि पर कैपिटा इंडिया का बहुत कम है, यानी अगर एक इंसान के हिसाब से लगा के देखा जाए तो हम ग्लोबली जितना एवरेज हर कंट्री निकालती है उससे भी कम निकालते हैं। लेकिन क्योंकि हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा है और क्योंकि हम लोग एज अ कंट्री ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं मिलके, तो ये थर्ड लार्जेस्ट बना पा रहा है एक साथ। और इसके अलावा हम जानेंगे कि कैसे जो इंडिया का 2021-22 का डाटा था उसमें लगभग हमारा 13.35 लाख करोड़ रुपए हमने इस पे खर्च किए, जो कि क्लाइमेट की चेंज की वजह से, कार्बन डाइऑक्साइड के चेंज की वजह से हमने करना पड़ा। इसमें आप लगा सकते हैं ई-व्हीकल्स, इसमें एज अ स्ट्रेटजी की तरह यहाँ पे यूज़ किया जा सकता है कि क्योंकि क्लाइमेट की वजह से यहाँ पे या क्योंकि फॉसिल फ्यूल की वजह से जो नुकसान होता है हमारे एनवायरनमेंट को, उसको सस्टेन रखने के लिए हमें नए व्हीकल्स का यूज़ किया जा रहा है। फेम स्कीम्स यहाँ पे आई हैं, राइट। फेम 1 से लेके और आज हम फेम 4 पे चल रहे हैं। तो ये सब कुछ, भारत स्कीम यहाँ पे आई है व्हीकल्स को लेके। तो ऐसी बहुत सारी स्कीम्स लेके आई गई हैं जो इस तरीके से काम कर रही हैं। वो बजट के अंदर भी इंट्रोड्यूस किया गया था। फिर ये सभी चीज़ें अब ये कह रहे हैं कि अब नेक्स्ट जो 7 साल होंगे ना, आने वाले 2023 चल रहा है, अब 2024 से लेके 2030 तक का जो समय होने वाला है, इस समय के अंदर इंडिया ने लगभग 57 लाख करोड़ रुपयों को यहाँ पर UN के अंदर, UN क्या है, हम COP28 के अंदर देख पाएंगे कि कैसे एनवायरनमेंट के मिनिस्टर जो है इंडिया के, भूपेंद्र यादव, उन्होंने UN के अंदर ये स्टेटमेंट दी है कि इंडिया अगले 7 सालों के अंदर लगभग 57 लाख करोड़ इंडियन रुपीस को यहाँ पे खर्च करेंगे। और कहाँ पे खर्च करेंगे? जिससे कि जो क्लाइमेट है वो, उसके ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड का जो इमिशन होता है उसको रोका जा सके, उसके नुकसानों को रोका जा सके और हम एक सस्टेनेबल कंट्री बन सकें। हम जो अपने लोग हैं उनके लिए भी सस्टेनेबल हो सकते हैं। इसके साथ साथ एयर पोल्यूशन घटेगा। क्लाइमेट बेसिकली जो भी इम्पैक्ट चीज़ें करती हैं, कल परसों हमने एक आर्टिकल पढ़ा था कि कैसे क्लाइमेट चेंज का और एयर पोल्यूशन का एक रिश्ता है कि दोनों जब बढ़ रहे हैं तो दोनों एक साथ ही चेंज हो रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हमने देखी थी। चलिए, अब हम कुछ और एक्स्ट्रा बातें कर लेते हैं। जैसे एक्स्ट्रा में मैं अगर आपको बताऊँ तो यहाँ पर COP28 की बात हो रही है। लगातार मैं बार बार इस पॉइंट को अच्छी से समझाना चाहती हूँ, जो भी यहाँ पर रेगुलर
अच्छे हैं उन लोगों को, क्योंकि ये प्रीलिम्स के लिए एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। देखिए आप देखेंगे कि COP28 हो रही है यूएन के फ्रेमवर्क के अंदर, और यूएन का भी कौन सा कन्वेंशन है, क्लाइमेट चेंज का, फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट चेंज, UNFCCC। कब बना था ये बना था आपका 1994 में, और 1994 से शुरुआत होती है, क्योंकि 1992 में जब आपका अर्थ समिट हुआ था रियो दी जेनेरियो ब्राज़ील के अंदर, उसके बाद यहाँ पर सबसे पहले क्लाइमेट को टैकल करने की इम्पोर्टेंस समझ में आई थी। क्लाइमेट चेंज हमें समझ में आना शुरू हो गया था कि क्लाइमेट एक बहुत बड़ा, हम देख पाएंगे कि इम्पैक्ट डालने वाला है हमारे समाज के ऊपर। आज हम देख सकते हैं 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हमारा टेम्परेचर बढ़ चुका है। बहुत सारी ऐसी देख पाएंगे कि अंटार्कटिका की जो आइस है वो कम हो चुकी है। हमें पता है कि अंटार्कटिका छोटा हो रहा है लगातार। जो साउथ सी है ये आपका अगर अंटार्कटिका है तो हमें पता है कि इसके आसपास जो भी आप सी देख पाएंगे उसको साउथ सी बोला जाता है, अंटार्कटिका सी नहीं बोला जाता है। ये जो सी है ये लगातार बढ़ रहा है, दैट मीन्स कि अंटार्कटिका लगातार छोटा होता जा रहा है, उसकी आइस पिघल रही है। तो ये बहुत सारे ऐसे इम्पैक्ट हम देख पा रहे हैं ऑलरेडी 1992 के बाद से लेके अभी तक, और इसी के लिए यहाँ पे हर साल कोप को करवाया जाता है। फिर एक ऐसी खबर आई हुई है, COP28 जो हो रहा है वो कहाँ हो रहा है। अगर न्यूज़ के हिसाब से, प्रीलिम्स के हिसाब से हमें पता होना चाहिए कि COP28 जो है वो हो रहा है दुबई के अंदर। दुबई कहाँ पे है, दुबई है आपकी यूनाइटेड अरब अमीरात के अंदर, UAE के अंदर आपकी दुबई है। इसके अलावा बात करें कि COP29 कहाँ होने वाला है, तो COP29 के ऊपर एक मुद्दा बना हुआ था। ये जो रोटेशन होती है, हमें पता है कि इस COP के अंदर सभी के सभी 197 जितने भी UN की जनरल असेंबली के अंदर मेंबर है ना, उतने ही मेंबर आपके COP29 के अंदर भी हैं, या COP के अंदर भी है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। अब हम बात करेंगे कि COP29 जो है वो रोटेशन से काम करता है, कभी एशिया में आता है, कभी फिर यूरोप में जाएगा। तो इस तरीके से हर एक जो समूह बना रखा, उन्होंने जोन बांट रखे, उन जोन्स के हिसाब से ये जाता है। उसके अलावा जो वहाँ की आसपास की कंट्रीज़ है, जब वो बिड करती हैं कि इस कंट्री को हमारे को ये मौका दिया जाए कि ये होस्ट करें, तब जाके उस कंट्री को वो मौका मिलता है। इसी तरह यहाँ 2 कंट्रीज़ में समस्याएं आ रही थी। एक है आपकी रिपब्लिक ऑफ आर्मेनिया, दूसरी है आपकी अज़रबैजान। तो अज़रबैजान और जो आर्मेनिया है, ये दोनों के दोनों कंट्रीज़ ईस्टर्न यूरोप के अंदर लाई करती हैं, यानी रशिया के ये बहुत ही आसपास हैं। दोनों कंट्रीज चाहती थी कि हम दोनों में से, आर्मेनिया चाहता है कि मैं यहाँ पे कोप को हेल्ड करूँ, अज़रबैजान चाहता था कि मैं यहाँ पे कोप को हेल्ड करूँ। लेकिन क्योंकि कोई भी संबंध यहाँ पे बन नहीं पा रहा था, और क्योंकि दोनों कंट्रीज़ का एक दूसरे के साथ भी अच्छा संबंध नहीं है, नेबर कंट्रीज़ है, एक ज़मीन का जो हिस्सा है उसके लिए इनमें कहीं ना कहीं एक लड़ाई रहती है। लेकिन फिर भी आर्मेनिया जो है, रिपब्लिक ऑफ आर्मेनिया, उन्होंने बोला कि शायद ये हम दोनों कंट्रीज़ के संबंधों को ठीक करेगा, और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि अज़रबैजान जो है उसको ये दे दिया जाए। क्योंकि बिड एक से ज़्यादा कंट्रीज़ की चाहिए, अज़रबैजान खुद मांगेगा तो उसको नहीं मिलेगा, कोई और कंट्री भी उसको सपोर्ट करने वाली होनी चाहिए, और उसी रीजन से होनी चाहिए। तो ये अभी आज की अलग एक्स्ट्रा न्यूज़ थी। चलिए नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है, वो बात करा है एट डिकेड, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। GS पेपर 3 में आप इसका इम्पोर्टेंट इस्तेमाल कर सकते हैं, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर भी कर सकते हैं, हेल्थ सेक्टर के अंदर भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सेकेंडली इसका इस्तेमाल किया जा सकता है GS पेपर 2 के अंदर। क्यों? क्योंकि GS पेपर 2 में बात होती है स्कीम्स की, GS पेपर 2 में बात होती है आपका जो भी गवर्नमेंट के द्वारा किया गया काम है उसकी। तो उसमें आप बता सकते हैं कि इंडिया ने अभी क्या क्या अचीव कर लिया है, इसी का इस्तेमाल हो सकता है इथिक्स एंड ऐसे के अंदर। देखिए चलिए देखते हैं कि न्यूज़ क्या है। न्यूज़ ये है कि एक डिकेड बाद, जब लगभग एक पूरा दशक हो गया है, 4 डेडलाइंस ख़त्म हो चुकी हैं, उसके बाद इंडिया के अंदर से काला अज़र जो एक बीमारी थी वो अब एलिमिनेट कर दी गई है। यहाँ पर अगर बात की जाए तो बांग्लादेश सबसे पहला ऐसा देश बना था जिसने अपनी कंट्री से इस बीमारी को ख़त्म कर दिया था, एलिमिनेट कर दिया था 2010 के अंदर। फिर इंडिया को भी जोश आया और इंडिया ने बोला कि हम भी 2011 की डेडलाइन रखते हैं और हम भी 1 साल के अंदर इसको ख़त्म कर देंगे इंडिया से। हालांकि बात किया जाए तो जो काला अज़र है इंडिया में वो इतना प्रोमिनेंट नहीं दिखाई देता, आप लोगों को भी शायद ना पता हो, लेकिन बहुत सारी ऐसी जो मेनली जो 4 ऐसी स्टेट है इंडिया के अंदर, वहीं पे ये प्रोमिनेंटली दिखाई देता है। पहली जो स्टेट है वो है आपकी यहाँ पे झारखंड, सेकेंड स्टेट है यहाँ पे बिहार, थर्ड है यहाँ पर आपकी ओडिशा,
एंड फोर्थ उत्तराखंड। तो आपके जो 4 स्टेट्स हैं यहाँ पर ही सबसे ज़्यादा केसेस, या मैं कहूँ कि ज़्यादा नहीं बल्कि सारे ही केसेस इन 4 स्टेट से दिखाई देते हैं। पूरे इंडिया से ये ख़त्म हो चुकी थी ऑलरेडी 2017 के अंदर, लेकिन ये 4 स्टेट बची हुई थी और इन 4 स्टेट्स ने भी इम्प्रूवमेंट करके दिखा दिया है। अब अगर हम बात करें तो इसको एलिमिनेट करने का मामला ये माना जाएगा कि जब एक केस सिर्फ 10,000 लोगों के ऊपर आए तो हम समझेंगे कि बीमारी ख़त्म हो चुकी है। सिर्फ एक केस 10,000 लोगों के ऊपर, और ऐसा ही अब ये आया है। किसने इसको देखा है? तो जो नेशनल हमारा सर्वे है मेडिकल की तरफ से, जो हेल्थ है, एनएमसी है, उन सभी ने यहाँ पे इसकी रिपोर्टिंग की है कि यस ये ख़त्म हो चुका है। अब हम जरा बात कर लेते हैं कि एक्चुअली में ये होता क्यों है। देखिए, इसके होने के 3 कारण हैं। सबसे पहले तो ये जो आपकी मड की वॉल्स है, इसको सैंड फ्लाइज बोला जाता है, यानी जो मिट्टी के अंदर रहने वाली मक्खियाँ होती हैं आपकी, वो जो फ्लाइज हैं उनकी वजह से ये फैलता है। वो जब आपकी स्किन पे आके बैठती है तो आपकी स्किन के ऊपर मोटे मोटे धब्बे होने शुरू हो जाते हैं, या फिर आपकी स्किन जो है वो वहाँ से बड़ी होनी शुरू हो जाती है, जब पिंपल टाइप दिखने शुरू हो जाते हैं। और ये जो मड के बने हुए घर है, यानी मिट्टी के बने हुए जो घर है, और उनके अंदर जो क्रैक्स आ जाते हैं, उन क्रैक्स के अंदर ये जन्म लेके रहते हैं। देखिए, हर इंसेक्ट और हर बीमारी का कुछ ना कुछ हमें पता होना चाहिए कि क्या वो रीज़न है। ये आपके प्री के अंदर सवाल बिल्कुल आ सकता है। इसमें बहुत सारे ऑप्शन दिए जा सकते हैं क्योंकि अभी न्यूज़ में है और इतना पता होना चाहिए हमें मड की वजह से। अब इसको एलिमिनेट करने के लिए क्या क्या किया गया है? सबसे पहले तो जितने भी कच्चे घर हैं उनको प्लास्टर करवाए गए हैं, कि खासकर इन स्टेट्स के अंदर, क्योंकि गवर्नमेंट जो थी वो बिल्कुल चाहती थी कि ये चीज़ ख़त्म हो, ये बीमारी एलिमिनेट हो जाए इंडिया से, सो दैट इंडिया भी दिखा सके कि इंडिया किस फेज़ में किस तरीके से काम कर रहा है। नाउ दूसरा यहाँ पे स्टेप था कि हाउस की यहाँ पर स्प्रेइंग की गई थी, स्प्रे बहुत सारा किए गए थे केमिकल्स को मिला के, सो दैट ये सर्वाइव ही ना कर पाएँ, और उसी का शायद ये यहाँ पर हम रिजल्ट देख पा रहे हैं। थर्ड यहाँ पे किया गया था आशा वर्कर्स का यूज़। आशा वर्कर्स जो थी उनसे ये बात बोली गई थी कि जिनको पोस्ट, यानी जिनको एक बार कालाजार हो चुका है और उनको बार बार होने के चांसेस होते हैं, अगर वो ढंग से इसको एलिमिनेट ना करे, पोस्ट मेडिकल जो थेरेपी है उसको पूरी कंप्लीटली तरीके से ना ले, तो उनको भी ये काम दिया गया कि वो जाकर जिनको भी एक बार हुआ है उन लोगों को पूरा ट्रीटमेंट दे, उनका ध्यान रखे ख़त्म होने के बाद भी। और ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पर थी। नेक्स्ट हम चलते हैं, हमारा नेक्स्ट आर्टिकल बात कर रहा है रिजेक्ट फॉसिल फ्यूल फेज आउट लीक्ड ओपेक लेटर। देखिए, ये जो आर्टिकल लिखा गया है अमिताभ सिन्हा द्वारा। ये बताते हैं कि कैसे ओपेक की जो 13 कंट्रीज है। अब ओपेक क्या होता है? ओपेक जैसे कि बहुत सारे ग्रुप है, उसी तरीके से ओपेक ग्रुप है ऑयल प्रोड्यूसिंग एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ का, ठीक है। तो जितनी भी ये तेल को प्रोड्यूस करती है और फिर उनको बाहर भेजती हैं, वो सारी कंट्रीज़ एक साथ मिलकर, चाहे वो यूएई हो, चाहे वो कतर हो, चाहे वो सऊदी अरेबिया और रशिया हो, इन सभी ने ओपेक का अपना एक ग्रुप बनाया हुआ है। इस ओपेक का अगर ग्रुप है तो कोई सेक्रेटरी भी होगा या हेड भी होगा। तो जी हाँ, यहाँ पर इसका एक हेड है, सेक्रेटरी है, जो कि है हातिम ए घास। तो हातिम ए घास जो है वो हम सब जानते हैं कि अभी COP28 जो दुबई में चल रहा है उसके अंदर फोसिल फ्यूल को फेज आउट करने की बात की जा रही है, कि कैसे जो फोसिल फ्यूल है वो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। उसके अंदर कोयला आता है, तेल आता है, पेट्रोल आता है, गैस आती है एनवायरनमेंट के लिए, क्लाइमेट चेंज के लिए, इसीलिए उनको धीरे धीरे ख़त्म कर देना है, टाइम लिमिट लगा देनी है कि इतना ज़्यादा आप प्रोड्यूस नहीं करोगे, बेचोगे नहीं, क्योंकि ये इन कंट्रीज़ की इकोनॉमी के लिए एक सवाल उठने वाला भारी। तो ये ओपन लेटर लिखते हैं अपनी सभी ओपेक की कंट्रीज़ को। वो लेटर हालांकि लीक हो गया है और उस लेटर में ये साफ साफ लिखते हैं कि जो भी UN की तरफ से यहाँ पर वोटिंग होगी फॉसिल फ्यूल की, आप लोगों को उसको नकार देना, उसको मना कर देना है कि नहीं, हम सपोर्ट में नहीं हैं। ये बात हुई है। तो अमिताभ सिन्हा का और जो अदर जो प्रोमिनेंट कंट्रीज़ हैं जैसे यूरोपियन यूनियन है, ये सभी लोग हैं, ये सभी लोग इसके साथ में खड़े हुए हैं कि फॉसिल फ्यूल को हटा देना चाहिए। लेकिन यहाँ पे अमिताभ सिन्हा कहते हैं कि कुछ और बड़ी कंट्रीज़ है, जैसे रशिया को हम देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे हम US को देख सकते हैं और इंडिया को देख सकते हैं कि ये जो 3 कंट्री ये भी इतनी ज़्यादा इच्छुक नहीं है। हालांकि ये मना भी नहीं कर रही है कि आप लोग फेज आउट मत करिए, लेकिन जो इनकी इच्छा है वो भी इतनी ज़्यादा यहाँ पर उत्सुकता इनके अंदर दिखाई नहीं दे रही है, एक्साइटमेंट इनके अंदर दिखाई नहीं दी गई है अभी तक। और कहीं ना कहीं ये तीनों कंट्री चाहती हैं और लगातार उसी चीज़ पे काम कर रही हैं कि जो लैंग्वेज है जो आपके लास्ट के अंदर लिखा जाएगा उसे इस तरीके से पास किया जाए रेजोल्यूशन के अंदर, ड्राफ्ट के अंदर,
कि वो जो लैंग्वेज है वो इस तरीके से हो कि ये खुद से कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत अपनी मनमाने उसके अंदर कर सके, यानी धीरे धीरे इस चीज़ को किया जाना चाहिए। जैसे हमें पहले भी CO2 के एमिशन के नेट जीरो की जब बात आती है तो इंडिया ने अपना पूरा स्टैंड यूएन के अंदर लिया था, जहां सभी कंट्रीज़ ने, ये किसी कंट्री ने 2030 की डेडलाइन ली, किसी कंट्री ने 2050 की डेडलाइन ली, वहीं पर इंडिया ने बोला कि हमें यहाँ पर टाइम ज़्यादा लगेगा और हमें डेडलाइन चाहिए 2070 की। तो ये भी पिछली बार की कॉप में हुआ था। तो ये सब कंट्रीज़ अपने स्टैंड पे खड़ी हुई हैं अभी भी। चलिए नेक्स्ट हमारा जो आर्टिकल है वो बात कर रहा है, अगेन आर्टिकल हमारा एनवायरनमेंट की तरफ से, जीएस पेपर 3 के अंदर ये इंपॉर्टेंट होगा। क्या बात कर रहा है? साइबेरियन टाइगर्स की बात हो रही है, प्रीलिम्स के लिए इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। तो साइबेरियन टाइगर्स की बात है, साइप्रस से इनको दार्जिलिंग के अंदर लाया गया। देखिए सबसे पहले देखते हैं कि साइप्रस है क्या। साइप्रस के अभी न्यूज़ में था, साइप्रस जो है वो एक कंट्री है जो कि कहाँ पे है, मेडिटेरियन सी के अंदर है, एक आइलैंड कंट्री है आपकी मेडिटेरियन सी के अंदर। और दार्जिलिंग हमें पता है कि दार्जिलिंग जो है वो एक जगह है आपकी कहाँ पर, वेस्ट बंगाल के अंदर, राइट। दार्जिलिंग टी आप लोगों ने सुना होगा। तो ये वेस्ट बंगाल के अंदर एक टाउन टाइप में मान लीजिए, वो एक दार्जिलिंग की जगह है उसी के नाम से, क्योंकि उसको GI टैग मिला हुआ है, ज्योग्राफिकल लोकेशन का टैग मिला हुआ है, इंडिकेशन का, इसलिए उसको दार्जिलिंग टी बोला जाता है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ। देखिए साइबेरियन टाइगर्स आए हैं इंडिया के अंदर। अगर हम साइबेरियन पहले तो हमें समझना होगा साइबेरिया क्या होता है। साइबेरिया आपका वो क्षेत्र है जो यूरोप से आपका रशिया का जो क्षेत्र होता है उसको इधर यूरोप में क्या बोलेंगे, स्टार्टिंग में रशिया बोलेंगे, लेकिन जब आप एशिया के अंदर आ जाएंगे, हमें पता है रशिया एक ऐसी कंट्री है जो यूरोप और एशिया दोनों में लाई करती है। जब हम एंडीज के इधर आ जाएंगे, यूराल माउंटेन जो है, यूराल माउंटेन के यहाँ पे इसको क्रॉस कर लेंगे तो रशिया स्टार्ट हो जाता है एशिया से, और यहीं पे रशिया की मॉस्को कैपिटल है। लेकिन जब ऊपर वाला एरिया है जो कोल्ड क्लाइमेट है आपका, उस एरिया को बोलते हैं साइबेरिया। और यही यहाँ के जो कोल्ड क्लाइमेट के अंदर रहने वाले आपके टाइगर होंगे, तो वो कौन से टाइगर होंगे, साइबेरियन टाइगर होंगे। जैसे हमारे हिमालयन कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनके आगे हिमालयन लगाया जाता है, तो ये उसी तरीके से होगा। अब हमारे इंडिया के अंदर 2 इनको लाया गया है। क्या ये पहले से इंडिया में नहीं थे? कहाँ से लाया? साइप्रस से लाया, आइलैंड से। क्यों लाया? क्योंकि एक ये ट्रीटी टाइप ऑफ हो रही थी कि एक्सचेंज किया गया। हमने अपने हिमालयन रेड पांडा को वहां पे भेजा है और उन्होंने हमें साइबेरियन टाइगर दिए हैं। दोनों का पेयर एक्सचेंज किया गया है। अब बात की जाए तो इंडिया के अंदर इनकी एग्जिस्टेंस कितनी है। देखिए ये बहुत ही दुखदायक बात है कि इंडिया से साइबेरियन टाइगर 2007 में ही खत्म हो चुके हैं, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। लास्ट जो टाइगर है उसकी डेथ हो चुकी थी 2007 में, कुणाल उसका नाम था। और आपका ये यहीं पे जो अभी जिसके अंदर इसको लाया जा रहा है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट कोलकाता के द्वारा इनको लाया गया है सैटरडे की इवनिंग को, कल ही। और इनको रखा जाएगा दार्जिलिंग पद्माजा नायडू हिमालयन जियोलॉजिकल पार्क के अंदर। तो ये आपको याद रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, पद्माजा नायडू नेशनल पार्क। अभी चलिए इसी से रिलेटेड कुछ और न्यूज़ की बात कर लेते हैं। जैसे पहले अभी हमें पता है कि कैसे जो आपका कुनो नेशनल पार्क था मध्य प्रदेश के अंदर, वहाँ पे हमें पता है कि जो हम केन्या से और जो नाइजीरिया के अंदर से हम लोग यहाँ पर टाइगर लेके आए थे उनको रखा गया था। तो टाइगर प्रोजेक्ट जो था वो यहाँ पे रखा गया था। इसके अलावा अगर एशियाटिक लाइन की बात की जाए तो हमें पता है कि एशियाटिक लाइन जो है वो मिलते हैं आपके गुजरात के अंदर। गुजरात का जो आपका गिर नेशनल पार्क है उसके अंदर ये एशियाटिक टाइगर, और यहीं पे इसको लायन प्रोजेक्ट को इंट्रोड्यूस भी किया गया था, वहीं पे इनके सर्वाइवल के लिए काम किए गए थे। गिर नेशनल पार्क के अंदर ये भी है कि गिर नेशनल पार्क के अंदर गिर काऊ भी मिलती हैं। ये एक इंडिजीनियस काऊ है, इसके ऊपर हम बात कर चुके हैं, बहुत दूध देती है, ज़्यादा कम बीमारियाँ होती हैं एज़ कम्पेयर टू अदर काउस। और अगर इसी की बात की जाए कि ना, अब अगर हम पद्माजा नायडू हिमालयन जियोलॉजिकल पार्क की ही बात करें तो हमें पता होना चाहिए कि और क्या क्या यहाँ पर ऐसे एनिमल्स हैं जो रहते हैं, क्योंकि ये फिर से क्वेश्चन आ सकता है आपके प्री में। तो यहाँ की बात की जाए तो हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पर है रेड पांडास, क्योंकि यहीं से रेड पांडास को भेजा गया है, राइट। स्नो लेपर्ड्स भी यहाँ पर देखे जाते हैं क्योंकि एक ठंडा इलाका है, तो इसी वजह से ये जो लेपर्ड्स है इन लोगों के लिए ठीक इलाका है। तो स्नो लेपर्ड्स यहाँ पर है। ब्लू शिप्स को यहाँ पर देखा गया है कि नीले रंग की जो आपकी भेड़ होती हैं वो भी यहाँ पर मिलती हैं।
चलिए, ये था हमारे लिए इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट हम चलते हैं, इन अम्बेडकर ट्रीटीज ऑन रूपी अ क्लियर आइज विजन। देखिए ये जो आर्टिकल है लिखा गया है स्टेफन इच के द्वारा, और ये बताते हैं कि कैसे हम आज तक जो BR अम्बेडकर जी हैं उनको सिर्फ इस वजह से, उनका योगदान सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन से या पॉलिटी से जानते हैं, लेकिन ये हमारा ध्यान लेके जाते हैं मॉनेटरी के ऊपर, कि कैसे 1923 के अंदर ही एक यंग मैन जो कि ग्रे इनसे लंदन से हाई कोर्ट में आता है, बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर, वो थे BR अम्बेडकर जी। और अपनी 32 वर्ष की उम्र के साथ जब वो 32 साल के हो जाते हैं उस समय पर वो एक रिफॉर्मर बन जाते हैं और पहली बार वो एक किताब लिखते हैं जिसका नाम था द प्रॉब्लम ऑफ रूपी। द प्रॉब्लम ऑफ रूपी से क्या मतलब है कि पैसे की या रुपये की समस्या क्या है। इसके बाद वो इसका नाम अगेन रखते हैं इट्स ओरिजिन, कैसे जो रुपये है वो इंडिया के अंदर बनता है, एंड इसके सॉल्यूशन, जो प्रॉब्लम है वो किस प्रकार से यहाँ पे आई और उसका सॉल्यूशन क्या क्या हो सकता है। ये एक ऐसी किताब आई थी जिसने बहुत सारे, लंदन के अंदर सबसे पहले इसको छपवाया गया, उसके बाद ये इंडिया के अंदर भी आई और बहुत सारे लोगों की इसने आंखें खोल दी कि कैसे इंडिया, कैसे जो एक्सप्लॉयटेशन है ब्रिटिशर्स का, या मिसमैनेजमेंट कर रहे हैं, वो पैसे को ढंग से ठीक नहीं कर रहे हैं, इस चीज़ का यहाँ पर इस बुक ने बिल्कुल पर्दाफाश किया। और इसी के बाद से बहुत सारी, जैसे हम देखेंगे कि कैसे इसके बाद से उनको मॉनेटरी का एक कमीशन होता है 1925 के अंदर। 1923 के अंदर उन्होंने ये बुक लिखी थी दिसंबर में, और 1925 में जो रॉयल कमीशन होता है इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस का, उनको एक तरीके से US के अंदर हो रहा था, ब्रिटेन के अंदर ये देखा गया। इन सभी में ये जो बुक है बहुत ज़्यादा पब्लिश हुई और उसी की वजह से 1950 में उनको यहाँ पे एक मेंबर बना दिया गया, रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस, रॉयल कमीशन। तो ये हमें पता होना चाहिए। इसके बाद अम्बेडकर जी इसके ऊपर दूसरा भी जो उनका सेकंड वॉल्यूम है वो भी इसके ऊपर लिखना चाहते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो पॉलिटिक्स और संविधान बनाने में उस समय पे बिजी हो गए, क्योंकि 1945 के बाद, यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से जब उन्होंने सोचा कि मैं इसके ऊपर सेकेंड वॉल्यूम भी लिखूंगा, उन्होंने ये बात बोल भी दी पब्लिकली, लेकिन वो हमारे पास अभी के लिए नहीं है। खैर चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं, व्हेन इंडियन लेफ्ट देयर फुटप्रिंट ऑन अंटार्कटिका। पवनीत सिंह चड्ढा ये आर्टिकल लिखते हैं, ये बताते हैं कि कैसे सबसे पहले इंडिया जो है उन्होंने अपनी एक पहचान बनाई है अंटार्कटिका के ऊपर। हम जानते हैं कि अंटार्कटिका में इंडिया के 2 या 3 ऐसे स्टेशंस हैं जो अभी हम अलग से उनको करते हैं। उनमें से एक स्टेशन है हमारा मैत्री स्टेशन, दूसरा जो स्टेशन है वो है हमारा गंगा स्टेशन, ऑलराइट, और एक है हमारा यमुनोत्री। तो ये ऐसे 3 स्टेशन हैं जो अंटार्कटिका के ऊपर पाए जाते हैं। देखिए सबसे पहले जो इंडिया की जर्नी थी ना वो शुरू होती है 1981 से, बल्कि अंटार्कटिका के अंदर ही 21 ऐसे साइंटिस्ट होते हैं जो अंटार्कटिका के अंदर जाते हैं। नेवी के पर्सोनल थे वो, और वो अंटार्कटिका पे जाके सोचते हैं कि यहाँ से कुछ कुछ काम किया जाना चाहिए। 1982 के अंदर, 81 में वो निकले थे, 1982 के अंदर वो क्वीन मॉड लैंड के ऊपर पहुँच जाते हैं, जो कि अंटार्कटिका के अंदर आपको दिखेगा जनवरी के अंदर, क्वीन मॉड लैंड। इंडिया की एंगेजमेंट जो है वाइट कॉन्टिनेंट से वो शुरू होती है 1956 में, और सबसे पहले ये जो चल रहा था, इससे पहले की अगर हम बात करें तो 77 दिन तक ये लोग, हमारे जो साइंटिस्ट 21 रहते हैं, लेकिन शुरुआत जब इंडिया की हुई थी वो 1956 में हुई थी, जो कि और अदर कंट्रीज से हुई थी, जो कि UN में सबसे पहले इसको उठाया गया था, द क्वेश्चन ऑफ अंटार्कटिका के नाम से, कि अंटार्कटिका का जो सवाल है उसके ऊपर क्या किया जाए। देखिए बहुत सारी ऐसी कंट्रीज थी, रशिया जैसी, USA जैसी, जो पहले अंटार्कटिका के ऊपर पहुंच चुकी थी। अब वो वहाँ पे कर रही थी मिलिट्री की एक्सरसाइज, या ऐसे काम कर रही थी, रिसर्च ऐसे कर रही थी जो एज अ ह्यूमन काइंड खराब थी, न्यूक्लियर का इस्तेमाल कर रही थी, वो सीड्स को निकाल देते। इसी वजह से 1959 के अंदर होती है आपकी द अंटार्कटिका ट्रीटी। इंडिया उस टाइम पे इस ट्रीटी का भाग नहीं था, क्योंकि ये जो अर्ली आपके कंट्रीज़ हैं, काफ़ी 10-15 ऐसी कंट्रीज़ है, 10 से 12 कंट्रीज़ हैं जिन्होंने इस अंटार्कटिका ट्रीटी को यहाँ पे साइन किया था। और उसके बाद ये बात निकल के, हालांकि अभी बहुत सारी जितनी यूएन की कंट्रीज़ हैं उन सभी के यहाँ पे साइन किया हुआ है, और तब ये बात निकाली गई थी कि अंटार्कटिका के ऊपर पीसफुली, शांति से सिर्फ रिसर्च की जा सकती है, ना ही वहाँ पर कोई मिलिट्री का काम किया जा सकता है, ना ही अंटार्कटिका के ऊपर कब्जा किया जा सकता है, उसको एज ए कॉलोनी बनाया जा सकता है, ना ही इसके ऊपर आप कोई भी रेडियो एक्टिव एक्टिविटी कर सकते हैं। रेडियो जो क्या होता है, जो कि न्यूक्लियर से रिलेटेड होता है, कुछ भी नहीं किया जा सकता। इसीलिए कई बार
बोला जाता है कि अंटार्कटिका जो है वो कॉमन है सभी इंसानों के लिए, पृथ्वी के जितने भी इंसान हैं उन सभी के लिए कॉमन स्पेस है, और ये इसी ट्रीटी का नतीजा है। इसके बाद 1960 के अंदर 1960-61 के अंदर इंडिया के जो कुछ साइंटिस्ट हैं, जैसे कि सबसे पहले गिरिराज सिंह सिरोही हैं, वो 100 दिन यहाँ पर बिताते हैं, और वो 100 दिन बिताते हैं यूएस की जो एक पार्ट है अंटार्कटिका रिसर्च प्रोग्राम के अंदर। उसके अलावा फिर ऑस्ट्रेलिया नेशनल अंटार्कटिका रिसर्च एक्सपेडिशन होते हैं, जहाँ पर इंडिया की तरफ से लेफ्टिनेंट रामचरण वहाँ पर पहुँचते हैं, और वो वहाँ पर अपने 77 दिनों का एक जो विल्की स्टेशन है वहाँ पर रहते हैं। इसके बाद अगर हम बात किया जाए तो 1981 में इंडिया अपना ऑपरेशन गंगोत्री शुरू करता है, ऑपरेशन गंगोत्री, और तब ऑपरेशन गंगोत्री के तहत इंडिया के जो ये 25 मैनों की हमने बात की ये यहाँ पर पहुँचते हैं, और तब पहली बार इंडिया 1981 के अंदर अपना एक स्टेशन वहाँ पर बनाता है। और इसी के साथ साथ में इंदिरा गांधी जो है उन्होंने पहली ऐसी प्रधानमंत्री बनती है जो 1981 के अंदर एक नया डिपार्टमेंट लाती हैं इंडिया की जो मिनिस्ट्री है उनके अंदर, और वो क्या था, वो था डिपार्टमेंट ऑफ ओशन डेवलपमेंट। मई 1981 में लेके आया गया, और उसी के बाद से अंटार्कटिका के ऊपर यहाँ पर काम इंडिया की तरफ से शुरू हो गया। तो ये थी हमारी जो इंडिया की तरफ से अभी तक की जर्नी रही है अंटार्कटिका तक पहुँचने की, कि कैसे 1951 से लेके और 1981 तक का ये समय था जहाँ इंडिया पहले दूसरों के स्पेस स्टेशन पे जाता था, लेकिन फिर इंडिया ने अपनी खुद की वहाँ पे नॉट स्पेस स्टेशन बट स्टेशन, अंटार्कटिका के जो स्टेशन है उनको वहाँ पर बनाया। चलिए आज के लास्ट आर्टिकल की तरफ हम पहुंच चुके हैं, जो कि है इकोनॉमी की तरफ से। क्या बोल रहा है, कंज्यूमर होपफुली अबाउट इनकम एम्प्लॉयमेंट बट इन्फ्लेशन इज अ वरी। देखिए कंज्यूमर, हमने कल देखा था कि कैसे आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी है उन्होंने ये बात बिल्कुल अच्छे तरीके से बताई है कि अभी तक हम अपना जो स्टांस है उसको चेंज नहीं करेंगे। वो अपने स्टांस को अकोमोडेटिव रखना चाहते हैं, यानी कि ना उसको बढ़ाना चाहते हैं ना कम करना चाहते हैं। क्या स्टांस है फिलहाल जो रेपो रेट है वो 6.5 चल रहा है, और जिसकी वजह से इंटरेस्ट के जो रेट है मार्केट के अंदर वो भी काफ़ी बढ़े हुए हैं कंज्यूमर्स के लिए। आरबीआई का कहना है क्योंकि अगले साल 2024 के अंदर भी यहाँ पर महंगाई देखी जाएगी। क्यों देखी जाएगी? ज़्यादातर इसका कारण होगा फूड इंस्टेबिलिटी। खाने के जितने प्रोडक्ट हैं उनके अंदर 2024 में भी आप लोगों को स्टेबिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं दिखाई देगी। महंगाई यहाँ पर होगी 6.5 की तरफ से 5.5 की तरफ से, और इसी वजह से यहाँ पर आरबीआई अपना कोई स्टैंड नहीं बदलना चाहते हैं, क्योंकि कंज्यूमर्स के लिए अभी भी यहाँ पर महंगाई ज़्यादा देखने को मिलेगी। हालांकि कंज्यूमर्स की भी मात्रा यहाँ पे ज़्यादा बढ़ रही है, कंज्यूमर्स के पास अनएम्प्लॉयमेंट ऐसा ज़्यादा नहीं दिखाई दे रहा है, लोग लगे हुए हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ कर रही है, और लेकिन उसके बावजूद भी महंगाई जो रिटेल प्राइजेस होने वाले हैं वो यहाँ पर फिर भी ज़्यादा रहने वाले हैं ड्यू टू फूड। ऑल राइट, ये हम लगातार देख चुके हैं। ये आर्टिकल हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, जो भी यहाँ पर अभी तक बने हुए हैं। संडे का दिन था, छोटा सा न्यूज़पेपर है, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक